तो साथियों, इस दौर में जब आपकी बोलने की आज़ादी पर कई अलग अलग तरीके से अंकुश लगाए जाने की कोशिश की जा रही हो, आपका ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि जो आपके भाषण करने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, वो क्या है, उसको विस्तृत तौर पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी देश का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो इसी फंडामेंटल राइट पर टिकी होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग इसी फंडामेंटल राइट का यूज़ करके अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं, सरकार के सामने अपनी बात को रखते हैं, न्यायालयों में अपनी बात को रखते हैं। यदि वो सरकार की किसी नीति से असहमत होते हैं तो इसी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जरिए वो यहाँ पर सरकार की आलोचना भी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्र के लिए ये फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस फंडामेंटल राइट को बचाया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने महत्वपूर्ण होने के कारण हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे, उन्होंने इसे आर्टिकल 91A के अंतर्गत यहाँ पर भारतीय संविधान में यहाँ पर एज अ फंडामेंटल यहाँ पर जगह दी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और मुख्य बात कि जो भारतीय संविधान है, जो कि इस समय मेरे हाथ में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि ह्यूमन राइट्स के संबंध में है, तो उसके आर्टिकल 19 के अंतर्गत और भारतीय संविधान के भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत, दोनों में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आपके बोलने की आज़ादी और आपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी के बारे में यहाँ पर दोनों में यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि दोनों में यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल सिटीजन, जितने भी भारत के नागरिक हैं, केवल भारतीय नागरिक, उनको यहाँ पर क्या अधिकार है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने भाषण देने की स्वतंत्रता है, उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, एंड एक्सप्रेशन, उनको यहाँ पर अभिव्यक्त करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है केवल नागरिकों के संबंध में यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है, केवल भारतीय नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 में कहा गया है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को यहाँ पर एज अ राइट की बात की गई है कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पर अधिकार है यहाँ पर अपनी जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है, उसको यहाँ पर रखने का, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। और इसमें आगे लिखा है दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी की दखल अंदाजी के, बिना किसी के इंटरफेयर किए हुए आपको ये जो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, वो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर
आपको क्या है, टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर जो न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, तो इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पर कम यहाँ पर आज़ादी की बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम भाषण दे रहे हैं, उसे करने की आज़ादी। और यहाँ पर लिखा है एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सप्रेशन टर्म है, ये ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म है, एक्सप्रेशन। तो ये इस आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको ये बहुत ज़्यादा वाइड कर देता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन शब्द के अंतर्गत यहाँ पर क्या आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आज के समय में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सोशल मीडिया क्या है, एक माध्यम है। जैसे कि प्रेस एक माध्यम है, यहाँ पर सोशल मीडिया एक माध्यम है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो लिखते हैं, जो वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, या फिर दूसरों की जो पोस्टों को शेयर करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति का यूज़ कर रहे हैं, अपने विचारों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों साधारण शब्दों में हम जान लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है। यहाँ पर आपके जो भाषण और अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, वो आखिर होती क्या है, इसको बिल्कुल लूसिड शब्दों में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को दूसरों को बताना, उनको समझाना, अपने विचारों को यहाँ पर रखना। आपकी जो ओपिनियन है, आप जो ओपिनियन रखते हैं, उसको यहाँ पर लोगों के सामने रखना, इन पब्लिक में रखना। तो ये आता है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरों के विचार, जो अदर पर्सन्स के जो विचार हैं, उनको यहाँ पर शेयर करना, लोगों को बताना भी यहाँ पर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है एज अ फंडामेंटल राइट। और साथ ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, अपने व दूसरों के विचारों को यहाँ पर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने विचारों को या दूसरों के विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं, तो यहाँ पर आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यमों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप शब्दों के द्वारा, शब्दों का यूज़ करके, यानी कि बोल कर, स्पीच दे के यहाँ पर इस राइट का यूज़ कर सकते हैं। लेख लिखकर, जो आर्टिकल्स हैं उन्हें लिखकर यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। चित्रों को बनाकर, कोई पिक्चर हुई, कोई पेंटिंग हुई, उसको बनाकर यहाँ पर अपने राइट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो झंडा दिखा के, यहाँ पर झंडा दिखाकर भी अपनी बात को कहा जा सकता है। जैसे कि काले झंडे दिखाकर ये कहा जा सकता है कि हम आपकी सरकार को, काले झंडे दिखाकर ये कहा जाता है कि हम आपकी इस योजना से सहमत नहीं है, इस बात से यहाँ पर हम सहमत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम तरीके यहाँ पर एक्सप्रेशन के होते हैं, अपनी बात को रखने के होते हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका आज जो चला है सोशल मीडिया का, वो तो उससे तो हम सभी अवगत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन माध्यमों के यूज़ से भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करना भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंतर्गत एज अ फंडामेंटल राइट है। और इसके अंतर्गत हम जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 का ये कानून है। 2005 में जो एक महत्वपूर्ण एक्ट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब कि आपके जानने का अधिकार, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको पाने का आपका राइट है। तो वो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आपको ये राइट दिया गया। तो दोस्तों ये भी इसमें शामिल है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भी इस आर्टिकल में शामिल है।
तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं हम फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जब हमारी संविधान सभा में बात चल रही थी, आर्टिकल 19 डिस्कस किया जा रहा था, तो दोस्तों ये डिस्कशन हो रहा था कि आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको एक्सप्रेसली तौर पर इसे हमारे आर्टिकल 19(1) में यहाँ पर मेंशन किया जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इससे सहमत नहीं थे। और क्यों सहमत नहीं थे, उन्होंने इस पर अपने विचार क्या दिए, अपने तर्कों के आधार पर यहाँ पर क्या समझाया, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यहाँ पर जो प्रेस है, यहाँ पर ये क्या है, एक मीडियम है, ये एक साधन है। यहाँ इसका कौन यूज़ करता है, जो संपादक होता है, उसका जो रिपोर्टर होता है समाचार पत्र का, वो इसका यूज़ करके अपनी बात को रखता है। तो दोस्तों ये एज अ नॉन लिविंग पर्सन है, ये एक नॉन लिविंग पर्सन है, ये एक मीडियम है, ये एक साधन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। इसलिए यहाँ पर इसे स्पेशली तौर पर मेंशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंतर्गत संपादकों को और तमाम नागरिकों को यहाँ पर ये राइट दे दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, यहाँ पर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी में समाहित है, वो एक यहाँ पर मीडियम है, एक साधन है। तो दोस्तों इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझाई। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर केस है, वो हम देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आया इस केस में कि यहाँ पर जो समाचार पत्र हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, क्या उस पर प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है, मतलब कि उनको प्रकाशित होने से पहले कोई कंडीशन लेट डाउन की जा सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन जैसे कि सरकार को आपको पहले न्यूज़ दिखानी पड़ेगी कि आप क्या छापने वाले हैं, तब जाकर आप उसको छाप सकते हैं। तो दोस्तों ये केस है ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज AIR 9050। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, एक साप्ताहिक समाचार पत्र के अगेंस्ट ये ऑर्डर जारी किया गया कि आप जब भी सांप्रदायिक मुद्दों पर कोई खबर छापें या पाकिस्तान से जुड़े संबंधी किसी मुद्दे पर आप खबर छापें, तो आपको पहले यहाँ पर सरकार से यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे कम्युनल टॉपिक पर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर खबर को छाप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पर इस तरह की प्री सेंसरशिप यहाँ पर एज अ कंडीशन लेट डाउन की जा सकती है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर ये इस आदेश को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी समाचार पत्र पर पूर्व अवरोध, मतलब कि उसको पब्लिश होने से पहले, उसके छपे जाने से पहले यहाँ पर उसको पूर्व अवरोधित नहीं किया जा सकता है, प्री सेंसरशिप यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि किसी समाचार पत्र को यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड करना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी राइट यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं होता है। ऐसे ही हमारा जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 1A के अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसको भी रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड के ग्राउंड यहाँ पर दिए गए हैं 19(2) के अंतर्गत, आर्टिकल 19 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत यहाँ पर ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स के आधार पर आपकी ये बोलने की जो आज़ादी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसको बाधित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समाचार पत्रों के संबंध में यहाँ पर उसको प्रकाशित होने से पहले उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर प्री सेंसरशिप यहाँ पर लेट डाउन नहीं की जा सकती है समाचार पत्रों के संबंध में। ये इस मामले में ब्रजभूषण वाले मामले में ये कहा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही में हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर कब रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या ग्राउंड्स यहाँ पर बताए गए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जो पहला ग्राउंड है द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप इस तरह की कोई बात कहते हैं, इस तरह का कोई भाषण करते हैं, तो यहाँ पर जिससे कि यहाँ पर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर असर पड़ता है, जो देश की अखंडता है उस पर सीधा सीधा उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपके इस राइट को यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। और सेकंड ग्राउंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यदि आप ऐसा कोई यहाँ पर बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कि यहाँ पर स्टेट की सिक्योरिटी मतलब कि जो हमारा देश है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर खतरे में पड़ती है, तो भी आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तीसरा आपका जो ग्राउंड है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट। जो हमारे दूसरे देशों से जो फ्रेंडली संबंध हैं, दूसरे देशों से जो अच्छे खासे संबंध हैं, यदि आप उनको अपनी इस आज़ादी का प्रयोग करके बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यहाँ पर अगला ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर। यदि आप इस तरह की बात करते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो भी यहाँ पर आपके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो अगला ग्राउंड है डिसेंसी और मोरलिटी, यानी कि शिष्टाचार या सदाचार। तो दोस्तों यदि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जैसे कि यदि आप पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से यदि अपनी बात को रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एब्यूसिव लैंग्वेज किया यूज़ किया गया है, तो भी इस कारण के से भी आपकी इस आज़ादी को यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला ग्राउंड है इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो भी यहाँ पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट ग्राउंड है कि डिफेमेशन। आप मानहानि, किसी पर उल्टा सीधा लांछन लगाते हैं बिना किसी ग्राउंड के, यहाँ पर कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, बिना किसी आधार के आप यहाँ पर किसी पर ये कोई लांछन लगाते हैं, तो भी यहाँ पर आपकी इस आज़ादी को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट्स के माध्यम से रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। और जो लास्ट यहाँ पर ग्राउंड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप लोगों को यहाँ पर इंसाइट करते हैं कि यहाँ पर आप इस तरह के बयान करते हैं, सालों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, इस तरह के यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो इस तरह के बयानों के आधार पर भी यहाँ पर यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये समझने की बात है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। आप यदि गलत कार्य करेंगे तो यहाँ पर उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है।